बंगाल चुनाव पर पूरे देश की नज़र है। बंगाल में सचमुच क्या चल रहा है, किसका पलड़ा भारी है, क्या मुद्दे हैं। मेरे साथ शोएब रजा साहब हैं जो सियासी तकदीर चलाते हैं। बड़ा उर्दू का अखबार है बंगाल का, और बंगाल में मुस्लिम वोटर को लेकर लगातार बातचीत हो रही है। क्या सचमुच हिंदू मुस्लिम जो आपको दिल्ली में बैठ के स्टूडियो में जो एंकर बता रहे हैं वो सही है? उसकी हवा निकल गई। कुछ कौन लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, आम मतदाता कैसे सोच रहा है, और खासकर जो सवर्ण मतदाता है जो पहले लेफ्ट का कैडर था, क्या वो सचमुच बीजेपी के साथ है, या जो उसकी पूरी जो 50 साल की नैरिशिंग है लेफ्टिज्म को लेकर, मार्क्स को लेकर, लेनिन को लेकर, क्या वो उससे बदल गया है और क्या वो राइट विंग हो गया है? रजा साहब, दिल्ली में हम लोग खूब गप मार रहे हैं कि सारे लेफ्टिस्ट जो हैं, सवर्ण, चट्टोपाध्याय, मुखोपाध्याय, बंदोपाध्याय, वो सब बीजेपी के साथ चले गए। इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, इसमें पूरी सच्चाई नहीं है, लेकिन आधी सच्चाई ज़रूर है। पूरी सच्चाई इसलिए नहीं है कि लेफ़्ट विंग के जितने भी लोग थे पहले, उन्होंने ममता बनर्जी को अपना दुश्मन समझ के पहले डील किया, लेकिन जब ममता सरकार में आई तो उन पर जुल्म बहुत हुआ। उसके इंतकाम के तौर पर यहाँ के लोगों ने, ख़ास तौर पर लेफ़्ट के जो निचले तबके के जो कैडर थे, उन पर जो जुल्म हुआ, उसकी वजह से उन्होंने वोट तो दिया बीजेपी को, लेकिन वो बुनियादी तौर पर, चूँकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। अच्छा, वो उसमें भी ममता के राज में भी जो नीचे तबके, मतलब एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का जो लोग थे जो लेफ्ट के साथ थे, उस पर ही जुल्म हुआ। एक बात तो आप मान के चलिए कि कम्युनिस्ट पार्टी रही हो या जो भी सरकारें रही हो, उसमें एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के साथ इंसाफ कब हुआ है? इंसाफ तो कभी नहीं हुआ। हाँ, कुछ रेशियो बढ़ जाता है, कहीं 10% फ़ायदा हो जाता है उनको, कहीं 15% फ़ायदा हो जाता है, लेकिन आमतौर पर मारे तो वही जाते हैं। जो स्वर्ण के लोग हैं, जो बड़े तबके के लोग हैं या जो पैसे वाले हैं, वो तो सत्ता के साथ अपनी वफादारी भी बदल लेते हैं, और वफादारी बदलने का नतीजा ये क्या होता है कि वो तो खुश रहते हैं, लेकिन आम लोग तो मारे ही जाते हैं, और उसमें ज़्यादातर एससी एसटी ओबीसी या माइनॉरिटी के लोग हैं। तो वो हालात तो हैं वहाँ। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि यहाँ किसानों का वो तबका नहीं है जिस तबके को कम्युनिस्ट पार्टी ने, जो ज़मीन भूदान का आपको मालूम है कि ज़मीन का बंटवारा जिन्होंने किया था और एक बड़ी आबादी को किसान बना दिया था जो ज़मीन के लोग थे, लेकिन उन लोगों ने ममता के साथ जाने का वोट तो दिया। खासतौर पर सिंगूर और नंदीग्राम का जो मामला है वो तो आप सब आपके सामने है, जो अब ये खुल कर के बात आ गई है कि वो शुभेंदु अधिकारी, जिनको कहा गया कि अभी चले गए हैं वो बीजेपी में, ममता ने खुद कहा कि वहाँ सारा मामला जो हुआ था वो शुभेंदु अधिकारी ने किया था। तब ममता की सरबराही थी, ममता सरकार में थी, ममता पार्टी लीडर थी। अब उनके सामने शुभेंदु अधिकारी कर रहा है जो उनका सिपा सालार था, तो उसमें ममता तो शामिल थी, शामिल हैं या रहेंगी, तो उसका एक असर तो रहा है। लेकिन अब वो मामला लोकसभा का यहाँ नहीं है फ़िलहाल। माइनॉरिटी के बारे में आपको अंदाज़ा है, आमतौर पर कहा जाता है कि 29 से 30% माइनॉरिटी का वोट यहाँ है, लेकिन सर्वे तो बहुत पहले हुआ। अब अंदाजे के मुताबिक 40 से 41% माइनॉरिटी का वोट है, जो यकीनन पहले कम्युनिस्ट पार्टी के साथ था, उसके पहले कांग्रेस के साथ था, और अब वो मायावती कह रहे हैं, ममता बनर्जी के साथ है। और उसमें कहीं टूट फूट लग नहीं रहा है कि उसमें कोई टूट फूट है। इस तरह से एक ये बड़ा तबका जो वोट बैंक है वो उनके पास ज़रूर है। लेकिन बीजेपी जिस तरह इसको उछाल रही है कि ममता ने इसलिए वोट दिया, माइनॉरिटी को साथ दिया है, कि माइनॉरिटी का वोट इसलिए उनको मिलता है कि माइनॉरिटी के साथ ही वो रहती हैं, ऐसा कुछ बंगाल में मुझे नज़र नहीं आता है। तो सवर्ण तबका जो लेफ्ट के साथ था वो अभी फिलहाल पूरी तरह बीजेपी के साथ है, या अभी ममता बनर्जी के साथ है? नहीं, पूरी तरह बीजेपी के साथ नहीं है। मेरा अपना मानना है कि वो 30 से 40% लोग हैं, और उसमें भी स्वर्ण तबके का वो लोग हैं जो यूपी या बिहार से यहाँ आए हैं। अच्छा, जो नेचुरल बंगाली है वो बंगाली हैं, वो ममता के साथ हैं मैक्सिमम, और उसका एक बड़ा तबका 30 से 25% लोग काउ बेल्ट के लोग ही यहाँ भी हैं। वो काउ बेल्ट के जो लोग हैं, वो आप जानते हैं कि बिहार और यूपी का जो माहौल है, उस माहौल के जो लोग यहाँ आए हैं, वो चाहे 30 साल पहले आए हों, 40 साल पहले आए हों, उनको एक्सेप्ट नहीं किया है बंगालियों ने। और उसकी बड़ी वजह भाषा है। भाषा का जो यहाँ लोगों में जुनून है, ख़ासतौर पर बंगाली में, आप शुरू से जानते हैं, आज़ादी के पहले से भी भाषा को लेकर के यहाँ एक बड़ी संजीदगी से लोग उसको लेते हैं, तो उसको लेकर के यहाँ यूपी और बिहार के लोगों को एक्सेप्ट नहीं किया गया है। तो वो लोग ज़्यादा बीजेपी के साथ हैं। और जो बाहरी और भीतरी जो बात आपने ममता बनर्जी के बारे में सुना, ममता बनर्जी बोलती रही हैं, उसका कारण भी यही है। लेकिन एक बात और मैं आपको बता दूं, इस इलेक्शन में रिजल्ट तो जो होना है होगा, लेकिन मेरे अपने अंदाजे के मुताबिक
जिन बंगालियों को, जो बंगाली इनको ममता बनर्जी के साथ थे, और बीजेपी अब कह रही है कि तमाम बंगाली जो हिंदू बंगाली हैं वो हमारे साथ हैं, उसकी हकीकत नहीं है। उसकी बड़ी वजह यह है कि यहाँ बंगाली तबके के जो लोग हैं, ख़ासतौर पर जो शुरू से जो बंगाली हैं या जो बांग्लादेश से आए हैं, वो यहाँ यूपी और बिहार के हिंदुओं को बर्दाश्त नहीं कर सकते, पसंद भी नहीं करते। बंगला भाषी न होना ही एक बड़ा जुर्म है यहाँ, तो उसको उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है। और वही लोग बीजेपी के साथ हैं जो यूपी बिहार से टीवी अखबार पर जो दिख रहे हैं वो वही लोग हैं जो हिंदी में अच्छा बोल लेते हैं, हिंदी में अच्छा बोल लेते हैं, हिंदी में ज़्यादा बातें कर लेते हैं, और उनको लगता है कि बीजेपी अगर यहाँ आएगी तो बिहार या यूपी की तरह हमारा माहौल बन जाएगा और हम इन बंगालियों को फिर दबा पाएंगे। ये 30% के लगभग आबादी है यहाँ शेड्यूल कास्ट की, अगर ओवरऑल बात करें तो, जिसको लेकर बांग्लादेश में भी प्रधानमंत्री के मतुआ जो समाज है। उसके बाद ओबीसी का एक बड़ा तबका है जो अधिकारी है, मंडल है, जो टाइटल लगाता है, जो हिंदुआइजेशन की चपेट में, जो बहुत ज़्यादा साक्षर नहीं है, जो आइडियोलॉजिकल स्ट्रांग नहीं है, और चूँकि यहाँ फुले पेरियार अम्बेडकर पर काम भी नहीं हुआ, तो वो तबका हिंदू फोल्ड में है जो ओबीसी का वोट अगर मान लिया जाए तो, क्योंकि उसको ओबीसी आरक्षण यहाँ इम्प्लीमेंट ज्योति बसु उसको नहीं करना चाहते थे, आरक्षण को लेकर कोई बहुत बड़ा डिस्कोर्स नहीं है। तो क्या वो तबका बीजेपी के साथ जाता हुआ आपको दिख रहा है, या उसमें भी अभी बहुत खेल है? नहीं, खेल तो है उसमें, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि आप दिल्ली से रहते हैं शंभू जी, और आपने जो काम किया है यूपी में, बिहार में और उस पूरे इलाके को, और आप एक पढ़े लिखे जर्नलिस्ट हैं, यहाँ उस समाज पर, जो आपका समाज है ख़ासतौर पर दलित तबके पर, अम्बेडकर की का एजुकेशन उस तरह हम नहीं दे पाए हैं जो हमको देना चाहिए। और नतीजा क्या हुआ कि वो लोग उसी तरह दबे कुचले हैं जो पहले थे। तो अवेयरनेस यहाँ नहीं है, और ख़ासतौर पर हमारे दलित समाज के जो लीडर्स हैं उन्होंने अवेयरनेस का वो काम नहीं किया है यहाँ, इसलिए वो एक तबका तो है। लेकिन यहाँ दलितों में भी कई तबके हैं, ख़ासतौर पर आप जानते हैं जो कबायली लोग हैं, जिसको आदिवासी कहते हैं, मतुआ समाज के लोग हैं, वो लोग हैं। तो उन लोगों को सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उन पर ये तलवार लटकाई जाती रहती है हमेशा, निकाल देंगे, ज़मीनें छीन लेंगे, स्कूल का एजुकेशन का इंतज़ाम नहीं होगा। उस खौफ से वो भले ही जो भी सत्ता में रहता है उसके साथ वो आना चाहते हैं, लेकिन मतुआ समाज का बड़ा तबका अभी भी ममता के साथ है। बीजेपी में कौन बड़े नेता कुछ बताएंगे जो दलित समाज से या ओबीसी समाज से जो डिसीजन मेकर हैं? उनके अध्यक्ष का जो नाम है, क्या नाम उनका, शुभेंदु अधिकारी ओबीसी लग रहे हैं मुझे। दिलीप घोष तो ब्राह्मण है, शुभेंदु अधिकारी भी अब यहाँ अधिकारी लिखते हैं, अधिकारी ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, ओबीसी कैटेगरी के आते हैं, लेकिन शुभेंदु भी उसी तरह के ओबीसी हैं जिस तरह के स्वर्ण हो जाते हैं, तो उनका कोई संबंध। लेकिन कोई एससी एसटी ओबीसी का नेता कोई भी किसी भी पार्टी में, चाहे ममता हो या लेफ्ट हो या कांग्रेस हो या बीजेपी में हो, डिसीजन मेकिंग बॉडी में नहीं है। ब्राह्मण सी लीडरशिप है, चाहे वो घोष साहब हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे लेफ्ट में भट्टाचार्य हो। आप एक बात को समझ लीजिए कि यहाँ अभी कुछ दिनों पहले, 2 महीने 3 महीने पहले, इलेक्शन के स्टार्ट होने से पहले हम लोग ये बात कर रहे थे, खुद ममता बनर्जी को दलित लीडर की तलाश है। अच्छा, यहाँ इतनी स्कार्सिटी है, दलित लीडर किसी भी पार्टी में नहीं है, न सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी में, कांग्रेस में या तृणमूल में या बीजेपी में। दलित के जो लीडरशिप जो होती है ना, वो इनके पास न थी, न है, और न कोई बड़ा लीडर उभर के यहाँ आया है, और उसकी वजह वही अवेयरनेस की कमी। पिछड़ा समाज से वही दलित और पिछड़ा समाज जो लीडरशिप बोलूँ पार्टी कोई भी हो सवर्णों के पास है, उसमें भी ब्राह्मण, एकदम ब्राह्मणों के पास। मुस्लिम को लेकर कहा जाता है कि मुस्लिम लीडरशिप यहाँ रही है, ये भी एक कहने की बातें हैं। अब देखिए, मुस्लिम लीडरशिप का मामला यहाँ ये है कि यहाँ की आबादी, मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ा वोट बैंक जो है, या सबसे बड़ा वोट का 30%, 32%, 35% वोट मुसलमानों का है। लेकिन यहाँ मुस्लिम लीडरशिप जो तृणमूल में है, की पोस्ट पे जो लोग हैं, वो 3 से 4 लोग हैं। और उसमें भी एक बात और भी समझने की है, यहाँ जो हंगामा हो रहा है कि मुसलमानों का पूरा वोट को खंडित कर दिया गया है। वो फुरफुरा शरीफ के लोग खड़े हो गए हैं, MIM आ रहा है, या कांग्रेस में भी जाएगा या CPM में भी जाएगा, ऐसा कुछ यहाँ दिखता नज़र नहीं आ रहा है। इसलिए कि यहाँ पर इस बार मुस्लिमों को ख़ास तौर पर एक बड़ा खौफ है, दिला दिया गया है या है कि बीजेपी आ रही है, उसके मुकाबले में ममता खड़ी है, तो हमको ममता के साथ जाना है, इस पर वोट हो रहा है। वरना अगर काम पर देखें तो ये मुसलमानों की हालत जो यहाँ 30 साल 35 साल पहले थी, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई है भाई। कोई बड़ा ऐसा काम नहीं हुआ जो सिर्फ मुसलमानों के लिए हुआ हो। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ 50 ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जो लोग दुर्गा पूजा का पंडाल खुद बनाते हैं अपने इलाके में। आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि यहाँ
50,000 रुपये पर पंडाल, जो हज़ारों पंडाल यहाँ बनाए जाते हैं, सरकार देती है पूजा पंडाल के लिए। आप मतलब जो भी है वो अच्छा, एक बात बताइए, मतलब यहाँ SC ST OBC लीडरशिप, एक दिलीप मंडल लिख रहे थे कि 3 भी नेता, बड़े नेता जैसे यूपी में है, बिहार में है, हरियाणा में है, पंजाब में, अब तो शेड्यूल कास्ट का ही हो गया कि एक बड़ा चेहरा आपको रखना पड़ेगा, केंद्र में आपको रखना पड़ेगा। बीजेपी अभी मोदी जी जैसे SC ST OBC, ये जो मतुआ समाज जिसको वो बांग्लादेश गए थे, वो कितनी बड़ी आबादी है यहाँ शेड्यूल कास्ट की? वो इलाका है जिस इलाके की बात आप कर रहे हैं, कबायली इलाका, खासतौर पर सुबेंदु अधिकारी से लेकर के और फुरफुरा शरीफ के इलाके में भी मतुआ का बड़ा असर है। तो वो जो इलाका है उसमें मतुआ समाज एक बड़ी आबादी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसका अभी तक लोगों ने, जो मेरी बातें लोगों से हुई हैं, उनका कोई स्टैंड नहीं रहता है। वो सत्ता के साथ रहने वाले लोग हैं हमेशा, और उसके लिए उसका डर है, खौफ है कि जो भी सत्ता के साथ रहेगा वही हमको फ़ायदा पहुंचा सकता है, तो वो लोग हैं। लेकिन मुझे इस बार लग रहा है कि वो टूटेगा। पार्लियामेंट में जो जिस तरह से मतुआ समाज ने खुल करके वोट दिया था, वो पोजीशन इस बार नहीं होगी, और इस बार ममता वोट लेंगी उसमें से। कितने साल से आप भी तो काउ बेल्ट से हैं, कितने साल हो गए सर अखबार निकालते हुए कोलकाता? मुझे कोलकाता में 2 साल हो गए अखबार निकालते हुए। 2 साल से मैं यहाँ अखबार निकाल रहा हूँ, और अभी मैं नंदीग्राम भी गया था। मेरी आदत है, जैसा आप जानते हैं कि मैं घुमक्कड़ आदमी हूँ, घूमता हूँ, सोशल लोगों से ताल्लुक़ है, तो उस पर मैं उर्दू अखबार या सिर्फ मुसलमानों के दरमियान नहीं रहता। इस कारण लोगों से बात जो होती है, उस बात की रोशनी में मुझे ये साफ साफ लगता है कि ममता यहाँ बहुत अच्छी पोजीशन नहीं रहेगी, पहले से सीटें आएंगी उनकी, और सरकार किसी न किसी सूरत से वो बना लेंगी। ममता आ जाएंगी? जी, ममता आ जाएंगी। तीसरी बार वो CM हो जाएंगे? तीसरी बार वो CM बन जाएंगी, अगर कोई बड़ा खेल उस तरह का ना हुआ जो यूपी बिहार में हुआ है। ये भी शर्त है। एक अलग ही खेल हो सकता है। एक अलग खेल होता है। वो हम आप खूब अच्छे से जानते हैं कि 10-15 सालों में जो खेल, नया खेल शुरू हुआ है, इलेक्शन कोई भी जीते सरकार बीजेपी की बनती है। अगर वैसा कुछ खेल हुआ तो तुम नहीं कह सकता। लेकिन ज़मीनी सच्चाई ये है कि यहाँ ममता हुकूमत एक बार फिर बना लेंगी, सीटें कम होंगी। हो सकता है कांग्रेस की भी ज़रूरत पड़े, उनको कम्युनिस्ट पार्टी की भी ज़रूरत पड़े, कुछ सीटें उनकी भी आएँ। कांग्रेस कुछ कम बैक करेगी? हाँ, कम बैक करेगी पहले से। तो मैं इसलिए बार बार कह रहा था कि पश्चिम बंगाल चुनाव में बहुजनों के लिए कुछ नहीं है। इससे अच्छा मैं तमिलनाडु जा पाता, लेकिन अपनी निजी कारणों से नहीं जा पाया। मैं फिर कह रहा हूँ, बीजेपी बंगाल में धर्म और जाति दोनों की राजनीति कर रही है, और चूंकि SC ST OBC माइनॉरिटी में लीडरशिप नहीं है, फूले पेरियार अम्बेडकर के आंदोलन की समझ नहीं है, इस वजह से आपको सिर्फ खेल से बाहर हैं आप, और बीजेपी की तरफ SC ST OBC का झुकाव तो है। जिस तरह से बीजेपी काम कर रही है, देखते हैं नतीजे क्या होंगे, 2 मई को पता चल जाएगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, SC ST OBC माइनॉरिटी के लिहाज से आपको अपनी आइडियोलॉजी, लीडरशिप पर काम करना पड़ेगा। पूरे देश में बहुजन नेताओं की कमी है। पता नहीं हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी के नेता यूपी बिहार से आगे निकल क्यों नहीं पाते हैं। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए कि बंगाल में क्या होगा, कमेंट जरूर कीजिए। कैमरा आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, कोलकाता। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।